नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन द डिजिटल एज। तो हम लोग बेसिकली 21st सेंचुरी में हैं एंड एज यू कैन सी जो डिजिटल मीडिया इट इज टेकिंग अप अ न्यू फॉर्म। जहां पिछले सेंचुरी में प्रिंट मीडिया वाज सो पॉपुलर, जो भी मास कम्युनिकेशन था या जो जर्नलिज्म था इट वाज मेनली बेस्ड ऑन द प्रिंट मीडिया। एंड उसके बाद फिर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जैसे न्यूज चैनल्स वगैरह आए। उससे पहले जैसे रेडियो के थ्रू भी आकाशवाणी लाइक क्या कहते हैं न्यूज वगैरह ब्रॉडकास्ट होती थी। बट अभी जिस सेंचुरी में हम लोग एंटर करें लाइक द 21st सेंचुरी, हियर द डिजिटल लैंडस्केप इट इज कंप्लीटली चेंज्ड। अभी हम लोग सोशल मीडिया के जमाने में हैं, जहाँ पे कि एवरी इंडिविजुअल इज अ कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो एंड कंटेंट कंज्यूमर ऑल्सो। पहले तो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास पावर थी या अथॉरिटी थी टू क्रिएट कंटेंट। लाइक ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं था, एनीबडी कैन क्रिएट कंटेंट, बट इट वाज नॉट इजी। इट नीडेड सम गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ एक इन्वेस्टमेंट इट नीडेड कि अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो यू नीड टू हैव अ सर्टेन सेट ऑफ इक्विपमेंट्स विच वेर वेरी एक्सपेंसिव इन दैट टाइम। एंड ऑल्सो आपके पास कुछ स्किल्स भी होनी चाहिए एंड कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सेटअप करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ खर्चा पानी लगता था। बट अब तो कंटेंट क्रिएशन इतना इजी हो गया कि आज तो फेसबुक इंस्टाग्राम में भी लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेटे लेटे भाई पिक कैप्चर किया या कुछ एक अच्छा कोई एक सोशल इश्यू है, एक अच्छा सा पिक कैप्चर किया, एक अच्छा सा उसमें कैप्शन लिख के शेयर कर दिया और वो वायरल हो गया। सो इजी इज टू क्रिएट द कंटेंट। या यूट्यूब में तो आज हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है। तो कंटेंट क्रिएशन हैज बिकम अ वेरी like easy thing, like it has become a cakewalk, isn't it? Because of several platforms like YouTube or so many social media platforms which enables us to create content free of cost। हम free of cost content create कर सकते हैं and हम content consume भी free of cost कर सकते हैं। it needs a mobile phone, a smartphone and a internet connectivity। और आजकल तो internet connectivity इतना सस्ता हो गया है, लाइक अनलिमिटेड प्लान्स भी आ गए, जियो फाइबर 5G भी आ गया भारत में। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि जो इवोल्यूशन है, तो जब भी कुछ भी अच्छा होता है तो उसके साथ कुछ शॉर्टकमिंग्स भी होती है, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, लाइक जो लैंडस्केप है, तो डिजिटल मीडिया का जो लैंडस्केप है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो अभी जैसे सोशल मीडिया इज वन एस्पेक्ट, नेक्स्ट लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन अपने को देखने को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इजंट इट? आप देखते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप डीप फेक्स देखते हैं, जहाँ पे हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं कि वो सामने जो भी वीडियो चल रहा है उसमें रियल आदमी है या इट इज अ डीप फेक। तो ये सारे सिनेरियोज अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो यहीं पे चैलेंज आता है डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, अफवाहें फैलाना, फेक न्यूज फैलाना, फेक नैरेटिव्स फैलाना, प्रोपोगंडा फैलाना, सो मेनी थिंग्स। एंड यहाँ पे देर इज अ नीड फॉर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। अब कंटेंट कंज्यूम करना इज नॉट जस्ट लाइक स्क्रॉलिंग and reading whatever is there in front of you. Now, content consumption has become a skill and it has become an essential skill, and you should be equipped with that skill, and that skill is known as media and information literacy। तो बेसिकली इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब क्या होता है। जो मैं आपको आपके सामने स्किल की बात कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी रिसर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो वो रिसर्च कैसे करना चाहिए, उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड हम यूपीएससी आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिस्कस करेंगे कि जो ये डिजिटल लिटरेसी की अगर मैं बात करूं, या स्पेशली जो मीडिया लिटरेसी है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। लाइक अपॉर्चुनिटीज, व्हाट अपॉर्चुनिटीज इट हैज फॉर इंडिया एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अस।
with regards to मीडिया लिटरेसी, लाइक मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इस लेक्चर में वी विल बी लुकिंग एट मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन द डिजिटल एज, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में, पहले तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड मैं आंसर राइटिंग करूंगा। लाइक मैं काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगा एंड डेफिनेटली उन पॉइंट्स को आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। लाइक आपको बहुत अच्छा सब्सटेंस मिलेगा एंड आपको एक आइडिया भी लगेगा कि आंसर राइटिंग में क्या क्या डायमेंशंस अपने को कवर करना चाहिए, कैसे उसको प्रेजेंट करना चाहिए। एग्जैक्ट मैं आंसर राइटिंग नहीं करूंगा बट स्टिल मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखूंगा, उसको आप आराम से अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी को थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हम लोग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी को देखते हैं ये क्या होता है। तो एज द टर्म इटसेल्फ इट इज टेलिंग, देखो लिटरेसी का मतलब है कि नॉलेज, जानकारी। हम कहते हैं ना वो लिटरेट पर्सन है, पढ़ा लिखा है। वो पढ़ा लिखा मतलब भाई उसको जानकारी है, ही नोज द थिंग्स, उसने उसकी पढ़ाई करी है। पढ़ाई करने का मतलब क्या है? जानकारी इकट्ठा करना, नॉलेज इकट्ठा करना, इजंट इट? तो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब ये है कि मीडिया एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां इकट्ठा करना। इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन को एवे ही कंज्यूम नहीं करना। अगर आप इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हो तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है, वो बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड ये अवेयरनेस, पहले तो आप, ये एक स्किल है। लाइक इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना एक, इट्स अ स्किल, इट्स एन एसेंशियल स्किल। सो फर्स्ट वी शुड लर्न दैट स्किल एंड वी शुड स्प्रेड द अवेयरनेस, वी शुड स्प्रेड द अवेयरनेस सो दैट लोग जब स्किल, जब भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो ट्रैप में ना फंस जाए, वो फेक न्यूज के जंजाल में ना फंस जाए। एंड आपके लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है, क्योंकि आप तो कितना रिसर्च आप करोगे ना, कुछ भी आप पढ़ाई करते हो तो आप रिसर्च भी करते हो साथ में। तो आप किस तरीके से रिसर्च करोगे, लाइक व्हाट इज द राइट वे फॉर दैट, व्हाट इज द राइट वे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी की अगर मैं बात करूं, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, वो जरूर आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो ये एक क्रिटिकल स्किल है, अ क्रिटिकल स्किल इन टुडेज डिजिटल एज। मतलब क्रिटिकल स्किल का मतलब है कि इट इज लाइक एन एसेंशियल स्किल। ये स्किल तो होनी ही चाहिए भाई। आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल आपके पास है, आपके पास मैथमेटिकल स्किल है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, आपके पास रीडिंग स्किल है, आपके पास राइटिंग स्किल है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन कंजम्पशन की स्किल भी अपने पास होनी चाहिए। लाइक मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इट इज अ स्किल, इट्स अ क्रिटिकल स्किल। क्रिटिकल स्किल मतलब इट इज अ मस्ट हैव स्किल, आपके पास वो स्किल होनी ही चाहिए। एंड इस लेक्चर में जरूर मैं बिल्कुल आपको वो स्किल पता चलेगी। You will be equipped with that skill in this lecture itself. No need to worry. But media and information literacy is a critical skill in today's digital age. It enables citizens to navigate the complex and ever-evolving information landscape. So basically, media and information literacy, it enables the citizens to, जो स्किल है, इंपॉर्टेंट स्किल है, नेविगेट द कॉम्प्लेक्स एंड एवर इवॉल्विंग इंफॉर्मेशन लैंडस्केप। तो बेसिकली आइडिया ऐसा है ना कि हम लोग सर्फ करते हैं, या यूट्यूब में भी आप वीडियोस को सर्फ करते हैं, या गूगल पे हम आर्टिकल्स को सर्फ करते हैं। सर्फ, लाइक वी कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, वी कीप ऑन नेविगेटिंग द वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो नेविगेट कैसे करना है वो भी एक आर्ट है, इट्स अ स्किल दैट वी विल लर्न इन दिस लेक्चर। कि जब भी हमें किसी भी रिसोर्स पे जाता हूँ तो मुझे कुछ बातों का ख्याल रखना है। तो अगर ये स्किल मेरे पास आ गई, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी अगर मैं अचीव कर लेता हूँ ये स्किल को, देन इट विल हेल्प मी अ लॉट इन कंज्यूमिंग द कंटेंट, इन कंज्यूमिंग द राइट कंटेंट। आई विल बी अवेयर दैट ओके, आई विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट कंटेंट एंड द रॉन्ग कंटेंट। रॉन्ग कंटेंट मतलब फेक फेक कंटेंट। अब मैं अगर इंडिया की बात करूं, तो जो आपका ये डिजिटल मीडिया है,
सो इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डाइवर्स। तो इंडिया में अपने पास डाइवर्स मीडिया इकोसिस्टम है, जहाँ पे कि अपने पास डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मीडिया सिस्टम्स है। लाइक प्रिंट मीडिया भी, आज भी प्रिंट मीडिया भी एग्जिस्ट करता है, या फिर जो नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग होती है टेलीविजन पे, या अब जैसे यूट्यूब पे होने लग गई, या काफी सारे ब्लॉग्स आ गए, वेबसाइट्स आ गई। तो लाइक दीज आर लाइक डाइवर्स मीडिया इकोसिस्टम, इट एग्जिस्ट इन इंडिया। इसके साथ साथ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो रैपिडली ग्रोइंग इंटरनेट पेनिट्रेशन, ये दो फैक्टर्स हैं विच इज इन्फ्लुएंसिंग द डिजिटल रेवोल्यूशन। अब जैसे मोदी जी लेके आए ना डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया अगर अपने को डिस्कस करना है तो उसमें ये दो आयाम भी आएंगे, डिजिटल मीडिया इन द डिजिटल इंडिया, तो रैपिडली ग्रोइंग इंटरनेट पेनिट्रेशन। तो जो इंडिया का जो लैंडस्केप है, जहाँ पे कि डाइवर्स मीडिया इकोसिस्टम एंड रैपिडली ग्रोइंग इंटरनेट पेनिट्रेशन है, यहाँ पे ये जो स्किल है MIL, दैट इज द मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इट बिकम्स एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे अपने पास अपॉर्चुनिटीज भी है। अपॉर्चुनिटीज कैसे है कि भाई अगर इस स्किल को अगर हम लोगों तक इम्पार्ट करते हैं, अगर लोग डिजिटल लिटरेसी सीख जाएं, वो ये स्किल अगर एक्यूप हो जाए, तो वो सही तरीके से कंटेंट कंज्यूम करेंगे, और अगर वो सही तरीके से कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो इट कैन हेल्प इन बूस्टिंग द इकोनॉमी। अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स निकल के आएंगे, या जो भी वो पढ़ाई करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसमें वो एक्सेल करेंगे, आगे बढ़े। तो इट इट प्रेजेंट्स अ अपॉर्चुनिटी। सो MIL प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो एंड चैलेंजेस ऑल्सो। एंड ये इतना इजी नहीं है ना, क्योंकि पहले ही डिजिटल भारत में डिजिटल डिवाइड है, जहाँ पे अर्बन इंडिया है, रूरल इंडिया है। रूरल इंडिया में आज भी लोग उतने टेक सेवी नहीं है, और अर्बन में भी भाई जो टेक सेवी है उनको भी ये स्किल अभी नहीं पता है, वो भी ऐसे ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। एंड they are getting drifted away into fake narratives. They are not able to differentiate between the right and the wrong. ये सब प्रॉब्लम्स अभी ग्राउंड लेवल पे है, वी कैन सी दैट। तो यही हमको एनालाइज करना है इस क्वेश्चन में, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसको डिस्कस करने से पहले ये जो स्किल है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल, इसके की एस्पेक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर मैं MIL स्किल की बात करता हूँ, या मीडिया लिटरेसी स्किल्स की बात करता हूँ, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं, या जो एस्पेक्ट्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी मैं मीडिया लिटरेसी स्किल्स की बात करूंगा, तो जो सबसे पहला जो उसमें एस्पेक्ट है, दैट इज द आइडेंटिफाई। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आइडेंटिफाई योर नीड। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि एग्जैक्टली आप क्या सर्च कर रहे हो। उसको कहते हैं ना नैरो सर्च, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अगर आप यूट्यूब पे भी कुछ सर्च करते हो, गूगल पे कुछ सर्च करते हो, आजकल तुम चैट जीपीटी यूज करते हैं, गूगल जेमिनी यूज करते हैं, तो हम कहते हैं ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि जो आप ढूंढ रहे हो, या जो आपकी रिक्वायरमेंट है, या जो आप इंफॉर्मेशन की खोज कर रहे हो, बी वेरी स्पेसिफिक। So first identify what you are looking for and be specific. If you will be specific, you will be taken to the right sources. Otherwise, you will get lost in this world wide web, isn't it? So identify your informational need. आप क्या खोजना है, क्या खोजना चाह रहे हो, आप आइडेंटिफाई करो एंड बी वेरी स्पेसिफिक। यूज रेलेवेंट कीवर्ड्स, एंड ये आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में काफी काम आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। फर्स्ट आइडेंटिफाई योर नीड, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आइडेंटिफाई दैट। उसके बाद फाइंड। एक बार आपने प्रॉपर अपना जो भी नीड है उसको अच्छे से नोट डाउन किया, स्पेसिफिक किया उसको, अच्छे कीवर्ड्स आपने आइडेंटिफाई करे, नाउ एक्सपेरिमेंट विद दैट। गिव इट टू चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, या फिर गिव इट टू योर फेसबुक लाइक गूगल और यूट्यूब। ट्राई टू फाइंड relevant sources. So second step is find. अब जब फाइंड भी अगर आप करते हो तो बी अवेयर। ऐसा नहीं है कि जो भी रिजल्ट आ रहे हैं बस आप क्लिक करते जा रहे हो। अगर आप यूट्यूब में हो तो देखो कि भाई उसको कितने व्यूज मिले हैं, कितने लाइक्स मिले हैं, है ना, ये सब हम देखते हैं ना। या फिर रिनाउंड प्लेटफॉर्म है कि नहीं है, या मतलब जरूरी नहीं है भाई अगर कोई नया प्लेटफॉर्म है, हो सकता है वो बहुत ही अच्छा हो, यू कैन गिव इट अ ट्राई, बट लाइक बी अवेयर, देन इवेल्युएट। लाइक अपने को
तो इवेलुएट का मतलब क्या होता है कि जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आपको आंख बंद करके सारी बातें पे भरोसा नहीं करना है, आपको इवेलुएट करना है। लाइक अगर कोई नया कंटेंट क्रिएटर है, आप उससे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो इवेलुएट द कंटेंट, द क्वालिटी, कि वो जो कह रहा है वो सही भी कह रहा है क्या, क्या वो आपको मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये हो रहा है आज। बहुत सारे आपको क्रिएटर्स मिलेंगे जो आपको मिसलीड कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मिसलीड यू। उनका कोई एक प्रोपागेंडा है, उनका कोई फॉल्स नैरेटिव है, उसको कहते हैं डिस इंफॉर्मेशन। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वो इंटेंशनली हमको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी हैव टू इवेलुएट। तो जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, चाहे आप कोई न्यूज वेबसाइट ऐसे आप कंज्यूम कर रहे हो, अच्छा, इसमें न्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूज को तो बहुत अच्छे से आपको इवेलुएट करना है। अरे मैं तो देखता हूँ कि कितना बायसनेस है आज के टाइम पे न्यूज में। इसीलिए तो जैसे गोदी मीडिया भी कहने लग गए न्यूज चैनल्स को, भाई वो क्रिटिकली एनालाइज कर ही नहीं रहे हैं। अब अगर गवर्नमेंट कोई भी मूव करती है, उसने कोई एक्शन लिया, या बजट आया, या उसने कोई पॉलिसी लॉन्च करी, बस तारीफ ही तारीफ, तारीफ ही तारीफ, क्रिटिकल असेसमेंट हो ही नहीं रहा है। भाई कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स भी तो होते हैं, वो कौन डिस्कस करेगा? वो डिस्कस करना ही नहीं है। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करो, लोगों को मिसलीड करो, ये हो रहा है। तो इवेल्युएट, जो भी हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो अपने को सोचना है कि भाई वो जो कह रहा है उसको क्रॉस चेक करो आप, है ना। जब फील करो, अगर आपको एक बार फील हो गया कि नहीं नहीं ये तो सही बात कर रहा है, तब आगे बढ़ो। कुछ भी चीज को एज्यूम मत करो, अपना दिमाग चलाओ। थिंक बिफोर कंज्यूमिंग, evaluate before consuming. And once you feel like no, no, it's right, then consume it. It will be very helpful for in your UPSC journey. Otherwise, तो पता चला आपने कुछ मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन ग्रहण कर दिया, एग्जाम में वो गलत गलत लिख के आ गए, कितनी आप मेहनत कर रहे हो और गड़बड़ हो गया। बिकॉज इट्स अ लाइक वन मार्क, एवरी मार्क्स मैटर ना, रैंक इधर से उधर हो जाती है। एक बार इवेल्युएट कर दिया और आपने कंटेंट कंज्यूम कर लिया, फिर आप क्या करो, उस नॉलेज को अप्लाई करो। देन अप्लाई दैट नॉलेज। अप्लाई आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अब जैसे अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे अच्छा उसका एप्लीकेशन है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में उसको बहुत अच्छे से आप अप्लाई करो। या कोई रिसर्च कर रहा है तो वो अपने रिसर्च वर्क में उसको अप्लाई कर सकता है, या अलग अलग तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी नॉलेज हम एक्वायर कर रहे हैं उसको अप्लाई करो। उसके बाद एक्नॉलेज करो, एक्नॉलेज द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एक्नॉलेज आप कैसे कर सकते हो? भाई आपको लगता है कोई जेन्युइन है, अच्छा है, भाई आपने उसको सपोर्ट किया। सपोर्ट कैसे किया? भाई उसको लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, अच्छा फीडबैक दे दिया, आपने रिकमेंड कर दिया, आपने अपने फ्रेंड्स को, साथियों को रिकमेंड किया कि भाई ये लाइक यू कैन फॉलो दिस क्रिएटर और यू कैन कंज्यूम कंटेंट फ्रॉम दिस सोर्स। तो दैट इज एक्नॉलेजिंग। तो ये है मीडिया लिटरेसी स्किल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर इंफॉर्मेशन नीड, क्या आप सर्च करना चाह रहे हो, आइडेंटिफाई करो, बी वेरी स्पेसिफिक। देन फाइंड इट आउट, देन इवेल्युएट द कंटेंट विच यू आर कंज्यूमिंग, थिंक बिफोर कंज्यूम। भाई जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो उसको अडाप्ट करने से पहले, उसको ग्रहण करने से पहले पहले सोचो कि भाई वो जो बोल रहा है वो सही भी बोल रहा है क्या, अपनी बुद्धि लगाओ। फिर एक बार आपने उसको ग्रहण कर दिया, फिर उस नॉलेज को अप्लाई करो एंड एक्नॉलेज करो। बस इतनी चीजें आपने को करनी है। देन डेफिनेटली इस एक्टिविटी से ये जो स्किल आपने हासिल कर ली, ये एक पूरा का पूरा एक तरीका है। तो डेफिनेटली आप एक अच्छे सही मायने में डिजिटल मीडिया या जो भी डिजिटल वर्ड है उसको नेविगेट कर पाओगे एंड प्रॉपरली कंटेंट कंज्यूम कर पाओगे। तो दिस इज मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब यही स्किल हमको जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इफ दे एक्वायर दिस बेसिक स्किल्स, बेसिक लिटरेसी स्किल्स, मीडिया लिटरेसी स्किल्स, देन वो जो भी कंटेंट कंज्यूम करेंगे वो स्मार्टली कंज्यूम करेंगे। एंड इट इज सो क्रूशियल इन अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी। क्योंकि अब जैसे जो मीडिया है वो फॉल्स नैरेटिव्स अगर फैला रही है, वो सरकार की गलतियां छुपा रही है, तो फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी शुड वेक अप एंड वी शुड आइडेंटिफाई। अगर सरकार को, जैसे अभी सरकार ने
मैं आपसे बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल शेयर करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो हमारे सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने देश के सामने ये कहा कि हमने रशिया से सस्ते रेट में ऑयल परचेज किया, क्रूड ऑयल। अरे भाई, अगर आपने सस्ते रेट में रशिया से क्रूड ऑयल परचेज किया तो भारत में फ्यूल प्राइसेस 140 रुपए कैसे पहुंच गए? कोरोना के जस्ट बाद जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो रशिया पे सैंक्शंस लग गए। ये आपके सामने की बात है, रशिया पे सैंक्शंस लग गए। तो कोई भी रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता था। भारत आउट ऑफ द बॉक्स गया। भारत ने 40,000 करोड़ का सपोर्ट भी किया रशिया को। वो सब ऑन रिकॉर्ड से सारी बातें हैं। और तेल भी परचेज किया। और हमारे मिनिस्टर्स कहते हैं कि हमने सस्ते रेट में तेल परचेज किया। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने सस्ते रेट में तेल परचेज किया तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ कैसे गए? पहले 70 रुपए का जो तेल था वो 140 रुपए का कैसे हो गया? और आज इतने साल हो गए, 2022, 23, 24, अभी भी फ्यूल प्राइसेस 100 रुपीज टच कर रहा है। तो आपने कैसे फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए अगर आपने सस्ते रेट में तेल परचेज किया? तो ये सवाल कौन पूछेगा? कोई पूछ ही नहीं रहा ये सवाल। और और आपको एक मैं बहुत दुखद घटना, मतलब एक फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं वो प्राउडली कहते हैं कि भारत आज क्रूड ऑयल, लाइक ऑयल को प्रोसेस कर करके एक्सपोर्ट कर रहा है। ये कितनी एक शर्मनाक बात है कि आम आदमी आज फ्यूल के लिए 140 रुपए, 120 रुपए, 100 रुपए दे रहा है पर लीटर। और वही सरकार यूरोप को एक्सपोर्ट कर रही है और अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रही है फ्यूल। तो ये एक बहुत हमारे साथ अत्याचार हुआ है। एंड मीडिया एकदम शांत है, कोई सवाल नहीं कर रहा है। तो यही तो डेमोक्रेसी यहाँ पे डगमगा गई ना। फोर्थ पिलर बिल्कुल एक तरीके से सही से ऑपरेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ अस। एक तरीके से हो क्या रहा है कि रशिया जो है, लाइक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आप कुछ भी कह सकते हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पावर पॉलिटिक्स, सरकार पे प्रेशर क्रिएट करके खुद तो ट्रेड कर नहीं सकता यूरोप के साथ। भाई, उसने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, यूरोप एंड यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए, तो वो इंडिया के थ्रू ट्रेड करवा रहा है। क्योंकि इंडिया को क्या पड़ी है एक्सपोर्ट करने की? भाई, भारत के लोगों का तो आप 100-100 रुपए में आप फ्यूल बेच रहे हो और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। ये तो क्योंकि फ्यूल प्राइस कितना सेंसिटिव है ना। अरे भाई, आप तो एक्सपीरियंस हो, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, हमको तो समझ में आता है कि फ्यूल प्राइसेस कितना सेंसिटिव है। कि जब भी फ्यूल प्राइस बढ़ता है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो हर चीज महंगी होगी। क्योंकि आज हर एक चीज तो भाई फैक्ट्री से आती है ना, घरों में, वेयर हाउसेस में, तो मूव करती है। तो जो वो मूवमेंट प्राइस बढ़ गया तो एमआरपी बढ़ेगी। एमआरपी बढ़ने का मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए कैंसर है, इट्स पॉइजनस, इट्स लाइक अ कैंसर। क्योंकि इन्फ्लेशन भी से तो लड़ना है। फिर जब महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है? जब भी महंगाई बढ़ती है तो डिमांड घटती है, इजंट इट? क्योंकि जब महंगाई बढ़ गई तो भाई लोगों के पास स्पेयर पैसा बचता नहीं है। जो 20,000 रुपए में घर चलाता था, आज 20,000 रुपए में उसके खर्चे नहीं निकल रहे हैं, महंगाई बढ़ गई। तो वो फर्जी, मतलब वो एवं ही खर्चे नहीं कर पाएगा। तो उसका हाथ टाइट हो गया, उसका बजट टाइट हो गया, उसकी पॉकेट टाइट हो गई। तो डिमांड घट गई। जब डिमांड घटती है तो प्रोडक्शन घटता है। जब प्रोडक्शन घटता है तो क्या कहते हैं, आपकी इंडस्ट्रीज ये लॉस में चली जाती है। जब ये लॉस में जाती है तो छटनी करती है अनएम्प्लॉयमेंट। और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उस घर की रोजी रोटी पे असर पड़ता है, तो और ज्यादा डिमांड घटती है। और ये एक विशियस साइकिल है। और डिमांड घटेगी और प्रोडक्शन घटेगा और छटनी होगी। तो डाउनफॉल, इट्स अ डाउनफॉल। एंड अनफॉर्चुनेटली 3 साल से फ्यूल प्राइसेस आप देख लो, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। दिस इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी, लाइक स्पेशली फॉर डेमोक्रेसी। जहाँ पे कि भारत में इतने स्कॉलर्स हैं, इतने इकोनॉमिक स्कॉलर्स हैं, वो भी ये बात नहीं उठा रहे हैं। मीडिया हाउसेस को तो आप छोड़ो, वो तो लगता है कि बिक गए, है ना। ये सारी बातें आती है, क्लेम्स आते हैं। तो यहाँ पे मीडिया लिटरेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि एज अ literate person, as a person with media literacy skills, I am evaluating the knowledge which is being given to me. It is been said to me that ministers, they say that we are purchasing the oil at cheap prices. So my question is that if you are purchasing it at cheap prices,
then why you have raised the fuel prices to record heights? इतने हाई प्राइसेस भारत, आजाद भारत में कभी नहीं देखने को मिले। ऐसा क्या हो गया कि अगर आप सस्ते रेट में तेल परचेज कर रहे हो तो क्यों आपने प्राइसेस बढ़ाए? और जब मैं इवेल्युएट करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आप एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमको ये पता है, वी आर एजुकेटेड, वी हैव इकोनॉमिक स्किल्स ऑल्सो, बिकॉज हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में साफ साफ कहते हैं कि जब भी कॉस्ट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इकोनॉमी का डाउनफॉल होता है। ये मैंने प्रोसेस आपको बताया। तो दैट इज द आइडिया। और ये तो मैंने ये एक एग्जांपल आपके सामने रखा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप भी वेकअप, आपको अवेयर होना है कि जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसको इवेल्युएट करो। तो मैंने आपके सामने एक लाइव एग्जांपल दिया कि कैसे जो नैरेटिव्स हैं उससे अपने को बचना है, क्योंकि डेमोक्रेसी में वी हैव टू बी स्मार्ट। इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, अदरवाइज these politicians, these corrupt politicians, they will eat up everything or they will sell it to the wrong hands. So we have to be very alert in this. Okay, तो अब हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो पहले चैलेंजेस हम डिस्कस करते हैं। तो अभी जो डिजिटल मीडिया है उसमें जो अपने पास सबसे बड़ा चैलेंज है, चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन। तो आज आपको मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस पता चलेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन? तो देखो बेसिकली दोनों का जो मेन मकसद है, लाइक मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन, जो मेन एस्पेक्ट है दैट इज फेक नैरेटिव और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो फिर डिफरेंस क्या है वो अभी हम वेरी सून डिस्कस करेंगे। बट चाहे मैं मिस इंफॉर्मेशन की बात करूं या मैं डिस इंफॉर्मेशन की बात करूं, इट मीन्स स्प्रेडिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, द स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अब इसमें बेसिकली दो चीजें हैं। अब ये जो स्प्रेड ऑफ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ये इंटेंशनली हो सकता है, जानबूझ के, या ये अनइंटेंशनली हो सकता है, isn't it? अगर ये जानबूझ के हो रहा है देन इट इज डिस इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंटेंशनली फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा है तो वो डिस इंफॉर्मेशन है। और कोई अगर गलती से अनइंटेंशनली का मतलब है कि वो खुद ही अवेयर नहीं है और वो रॉन्ग फैक्ट्स प्रेजेंट करे जा रहा है, मतलब जानबूझ के ही नहीं कर रहा है, उसको खुद को ही पता नहीं है, ही इज अनअवेयर, दैट इज मिस इंफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आई एम मेकिंग, डिफरेंस बिटवीन मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंटेंशनली फॉल्स इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा है या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहा है ना, वो एक तरीके से बेईमानी कर रहा है, उसको पता है कि भाई ये गलत बात है, वो भी उसको स्प्रेड कर रहा है, वो डिस इंफॉर्मेशन। और कोई ये क्या है कि वो इनोसेंट है, लाइक ही इज अनअवेयर, हो सकता है उससे कुछ मिस्टेक हो गई, फिगर 1000 है उसने 100 पढ़ दिया, दैट इज मिस इंफॉर्मेशन। उसने गलती से उसने कोई स्प्रेड कर दिया फॉल्स या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज मिस इंफॉर्मेशन। तो चाहे मिस इंफॉर्मेशन हो चाहे डिस इंफॉर्मेशन हो, दोनों ही हानिकारक है, क्योंकि दोनों ही सिनेरियो में फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है और फॉल्स इंफॉर्मेशन कैन बी वेरी हार्मफुल। एंड दीज फॉल्स इंफॉर्मेशन और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे आर ऑफन एम्पलीफाइड बाय सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। एंड डेफिनेटली अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैल जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है, उससे क्या होगा? इट विल पोज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड सोशल कोहेजन। कि भाई जब मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगी तो जो डिसीजन मेकिंग होगा वो पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि द डिसीजंस विल बी टेकन बेस्ड ऑन दैट मिस इंफॉर्मेशन और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन। इट कैन बी लाइक अ ब्लंडर एंड जो सोशल अनरेस्ट है, जो यूनिटी है, वो डिस्टर्ब हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, प्रोटेस्ट हो सकते हैं। अब जैसे प्रयागराज में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, कहा जाता है कि ग्राउंड जीरो या ग्राउंड लेवल पे ये कहा जाता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप ने वो दंगा करवा दिया या वो प्रोटेस्ट करवा दिया। तो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ हो सकता है मिस इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन चली गई, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए। एंड मांग, ठीक है, मांग वो एक जेन्युइन मांग कर रहे हैं, बट स्टिल
जो भटकाने वाली बात होती है, दैट इज द। तो ये तो है चैलेंज हमारे सामने, जो डिजिटल मीडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लिटरेसी की बात कर रहे हैं, तो ये एक हमारे सामने चैलेंज है कि ठीक है भाई, हमने लिटरेसी अचीव भी कर लिया, हमने वो सारी स्किल्स सीख ली, उसके बावजूद भी ऐसी जगह पे हम फंस सकते हैं, क्योंकि हमको क्या पता भाई, लेट अस सपोज एक ऑथेंटिक सोर्स है, अगर वो मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, तो क्या है ना। so it's a challenge in front of us. Why is it? It's a challenge because despite of that media literacy skills which we gained, हमने इतनी मेहनत करके वो स्किल सीखी, उसके बावजूद भी हम फंस सकते हैं। कैसे फंस सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल है ना कि एक ऑथेंटिक सोर्स ने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैला दी, वो सोशल मीडिया में एम्पलीफाई हो गई, एंड हम फंस गए क्योंकि हमने वो यकीन कर दिया उस मिस इन्फॉर्मेशन को, उसके हिसाब से हमने कुछ इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर दिया, सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो गया सोसाइटी में। सो इट्स अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। तो अब इस चैलेंज का वे फॉरवर्ड क्या है, क्या सोल्यूशन है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ सोल्यूशन। एड्रेसिंग दिस रिक्वायर्स प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड मीडिया लिटरेसी स्किल्स अमॉन्ग सिटीजन्स। तो बेसिकली आइडिया ऐसा है ना कि यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग विल प्ले अ रोल, और यहाँ पे रोल ये भी होगा कि जैसे काफी सारे स्कॉलर्स होते हैं, एमिनेंट स्कॉलर्स होते हैं, दे कैन विद देयर एक्सपीरियंस, विद देयर नॉलेज, विद देयर विजडम, दे कैन गेट एन आइडिया कि नो, जो भी ये फ्लोट हो रहा है दैट इज नॉट एक्यूरेट, नॉट अप्रोप्रिएट। they can come into the picture, and they can spread awareness that this is a misinformation or disinformation, something of this. तो अगर आम आदमी तक ये मीडिया लिटरेसी स्किल्स अगर पहुंच जाती है, तो डेफिनेटली ये एक ट्रैप है जहाँ पे कि डिस्पाइट ऑफ दिस स्किल्स वी कैन गेट ट्रैप, बट स्टिल हम एक अपने चक्षु को, जिसे कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस, उसको खुला रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बस अंधभक्त लाइक कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं, वी विल बी फन। जैसे मैंने कितना अच्छा एग्जांपल आपके सामने रखा, जहाँ पे बड़े लाइक मिनिस्टर्स मीडिया में, लाइक जो सबमिट होता है वहां पे खुलेआम ऐसी बातें कर रहे हैं, और उसका जो रिजल्ट है वो कुछ और ही है कि भाई हमने सस्ते रेट में तेल परचेज किया, और हम फिर आप ने प्राइस कैसे बढ़ा दिए। इसका मतलब तो आप खुलेआम लूट रहे हो हमारे लाइक आम आदमी को। सो दैट इज लाइक वेरी क्या कहते हैं, अनफॉर्चुनेट। तो यहाँ पे मैंने क्रिटिकल थिंकिंग किया ना, मैंने एनालाइज किया, मैंने मैंने ये एक एनालाइज किया चीजों को, मैंने क्रिटिकल थिंकिंग किया, और वो अवेयरनेस मैं आपके साथ फैला रहा हूँ, बीइंग बीइंग अ स्कॉलर, आई एम स्प्रेडिंग दैट अवेयरनेस, एंड वो फिर आप अपने आगे फैलाओगे। तो इस तरीके से दिस इज पावर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ऐसे ही तो हम जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठा के उनको सही मार्ग में ला सकते हैं। दैट इज पॉसिबल विद द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। अगला जो चैलेंज हमारे सामने है दैट इज द डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि देयर इज अ डिवीजन बिटवीन, लाइक देयर आर टू क्लासेस ऑफ population, one who are tech savvy, who know how to use the digital stuff, they use it in their day to day life, and there is one sector of population in India जिनको डिजिटल का डी भी नहीं पता है, they don't know much about digital technologies, they are unaware of it, digitally they are illiterate. So that is the digital divide, the division between these two classes of population, जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड इट इज लीडिंग टू अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। एक सेट ऑफ पॉपुलेशन दे आर एबल टू एक्सेस द टेक्नोलॉजी, बट देर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ पॉपुलेशन इट इज नॉट एबल टू एक्सेस द टेक्नोलॉजी। अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लिटरेसी स्किल्स, इसकी वजह से इनइक्वालिटीज है वो बढ़ सकती है, फर्दर इनइक्वालिटीज बढ़ सकती है, एंड मार्जिनलाइजिंग certain communities can get marginalized. The digital divide, it can marginalize certain communities. So this is a challenge in front of us, the digital divide. And definitely ये digital divide with respect to time कम हो रहा है because internet penetration बढ़ता जा रहा है, but still there is a long way to go. तो इसका way forward क्या हो सकता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। टारगेटेड इंटरवेंशंस, जो ग्रीन पेन में मैं लिख रहा हूँ वो एक तरीके से वे फॉरवर्ड, and accessible education in the digital space
लाइक डिजिटल लिटरेसी, एंड इट शुड बी एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब कि जो लोग डिप्राइव्ड हैं उस नॉलेज से, उन तक वो डिजिटल लिटरेसी पहुंचाई जाए। तो डेफिनेटली जब हम डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करेंगे, वो जो लोग डिप्राइव्ड है उनको वो स्किल्स आ जाएगी, वो नॉलेज आ जाएगी, तो ये जो डिवाइड है ये कम होता जाएगा। क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन तो बढ़ रहा है, बट इंटरनेट पेनिट्रेशन के साथ साथ ये जो डिजिटल लिटरेसी है, MIL, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, इसको भी बढ़ाना है। इसको भी जो लोग डिप्राइव्ड है वहां तक ये चीज पहुंचानी है। अगला जो इम्पोर्टेंट लाइक जो चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज एल्गोरिथमिक बायस एंड एको चेम्बर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंटरेस्टिंग भी है। तो बेसिकली आइडिया ऐसा है ना कि एल्गोरिथमिक बायसेस, अब इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं। एल्गोरिथमिक बायसेस इन सोशल मीडिया एंड सर्च इंजिन्स कैन क्रिएट एको चेम्बर्स। तो बेसिकली आइडिया ये है कि ये जितने भी आपके टूल्स हैं, लाइक गूगल सर्च हो गया या यूट्यूब पे भी हम कुछ भी सर्च करते हैं, तो ये जो भी सर्च होता है, इट फॉलो सर्टन एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम्स फॉर रैंकिंग, फॉर रिकमेंडेशन, लाइक हाउ द यूट्यूब विल बी रिकमेंडिंग माई वीडियो टू एनी न्यू ऑडियंस or a new content consumer. So it is based on an algorithm, and that algorithm, like it has some parameters to decide, and we can tweak those parameters. And how I can tweak those parameters is that अगर मैं YouTube की बात करूं तो मैंने अपना एक 1,000 लोगों का ग्रुप बना लिया। लेट सपोज मैं फेमस हूं या मेरे नेटवर्क में 1,000 लोग हैं। अब मैंने ये कहा कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा, आपको हर एक वीडियो को लाइक करना है, फर्जी में कमेंट करना है, एंड अपने फैमिली मेंबर्स या अपने नेटवर्क के लोगों से कमेंट कराना है। इससे होगा क्या कि हर एक वीडियो, भले ही उसमें एक फॉल्स नैरेटिव है या कुछ भी है, फर्जी पना है, तो भी उसमें फालतू के लाइक्स पड़ रहे हैं, क्योंकि 1,000 डिफरेंट डिफरेंट लोग जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में हैं पूरे भारत में, वो लोग उसको लाइक कर रहे हैं। तो मैंने एक फेक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, एक मैंने सिमुलेट किया ये सीरीज ऑफ इवेंट्स को, क्योंकि एल्गोरिदम को क्या पता चलेगा कि वो फेक है कि रियल है। वो तो एल्गोरिदम तो ये सोचेगा ना कि भाई ये तो रियल हो रहा है, क्योंकि भाई अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन से लोग उसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या करेगा, उस वीडियो को ग्रीन सिग्नल दे देगा। ग्रीन सिग्नल देने का मतलब है कि वायरल कर देगा, और वो वीडियो में कुछ है ही नहीं दमदार। सो दैट इज एल्गोरिथम बायस। तो ये एल्गोरिथमिक बायसेस का यूज करके हम एको चेम्बर्स क्रिएट कर सकते हैं। एको चेम्बर्स में लाइक हम लोग फॉल्स नैरेटिव्स, मुझे कोई प्रोपेगेंडा फैलाना है वो मैं फैला सकता हूँ। मैंने पहले तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ पे कि एक मेरा नेटवर्क है, मैं कुछ भी कंटेंट क्रिएट करूंगा वो नेटवर्क उसको सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से एल्गोरिदम को वो हम फूल करके उसको वायरल कर देंगे वीडियो को। एंड वो फिर एक बार वीडियो वायरल हो गया तो पूरे भारत में वो वीडियो गूंजेगा, एको चेम्बर। हर हर किसी के फोन में वो वीडियो गूंजेगा। उस वीडियो में कोई दमदार है ही नहीं। दैट इज द आइडिया। एंड इससे हानि क्या पहुंचेगी? हानि ये पहुंचेगी, हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रॉन्ग तरीके से, री इन्फोर्सिंग एग्जिस्टिंग बिलीव्स। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी मैंने ये देखा था, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बिल्कुल ताजा ताजा एग्जांपल है। अभी रिसेंटली जो जया किशोरी जी हैं, ये कथावाचक हैं। जरूर आपने इनके कथा सुनी होगी, या लाइक जरूर आपने इनको देखा भी होगा। तो लाइक काफी नॉलेजेबल है जो ये कथा करती हैं, प्लस जो ये भजन करती है, तो वेरी फेमस ऑल्सो। तो रिसेंटली ये देखा गया था कि शी वॉज कैरिंग अ वेरी एक्सपेंसिव बैग, लाइक वो एयरपोर्ट में किसी एक लग्जरियस ब्रांड ब्रांड का वो पर्स कैरी कर रही थी, कैरी बैग है। कहा जाता है कि वो 2 या 3 लाख रुपए का है। तो उसका प्रोपेगेंडा चला दिया, मतलब इतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलाया कि कुछ यूट्यूब चैनल्स थे, सिर्फ कुछ डजन्स, 1 डजन या 2 डजन, बस उन्होंने उसको कवर किया, बाकी किसी ने कवर नहीं किया। और साफ साफ दिख रहा था कि भाई वो एको चेम्बर है, वो किसी नेक्सस का पार्ट है। एंड होता है ना एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए, एक अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, या होता है ना, या उन्होंने ये प्रोपेगेंडा चलाया अगेंस्ट जया किशोर, ये साफ साफ दिख रहा है।
तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस एको चेम्बर। कुछ सेलेक्टेड लोगों ने ही वो क्या कहते हैं उस पर कॉन्टेंट क्रिएट किया, क्योंकि वो बहुत हिडन बात थी। कौन तो भैया जया किशोरी को इतना फॉलो करेगा कि उनके एयरपोर्ट को के आने जाने को ट्रैक करना, प्लस कौन इतना ध्यान देगा कि वो कौन सा पर्स कैरी कर रही है यार है। किसी ने आइडेंटिफाई किया होगा, पॉइंट आउट किया होगा, तो जो प्रोपोगेंडा चला, जो इको चेम्बर चला, so there are some selected YouTube channels, they might be having that virtual network which I am talking about, जो कि वो कुछ भी क्रिएट करते हैं तो वो जो नेटवर्क है वो उसको प्रमोट कर देता है, एल्गोरिदम को ट्वीक कर देता है, एंड एल्गोरिदम फिर वो उन कंटेंट क्रिएटर्स को हमारे फोन्स में चला देता है, रिकमेंड कर देता है। तो यही सब चलता है। तो री इन्फोर्सिंग, एंड इससे हानि क्या पहुंची? हानि ये पहुंची कि अब हमारे मन में जया किशोरी जी के लिए एक गलत क्या कहते हैं इमेज क्रिएट हो गई कि भाई एक तरफ तो वो कथा करती है, माया से दूर रहने की बात करती है एंड ऑल दैट, एंड एक तरफ वो खुद ही माया में लिप्त है। लाइक मैं नहीं कर रहा हूँ, लाइक वो लोग जो प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं वो ऐसी बातें करते हैं, तो एक तरीके से है ना कि ये फॉल्स प्रोपोगेंडा फैल रहा है। अब अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, मीडिया लिटरेसी स्किल अगर आपके पास नहीं है, तो आप आंख बंद करके अंधभक्त जैसे वो कंज्यूम कर लोगे कंटेंट, और फिर आपके अंदर वो नेगेटिव बिलीफ अगेंस्ट दैट कथावाचक फैल जाएगी, एंड आपके अंदर ऐसी बिलीफ आ जाएगी कि भाई हिंदुत्व में भी तो लाइक या जो हिंदू के भी जो स्कॉलर्स हैं, जब वो माया कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। मतलब ये मैं आगे की बातें बता रहा हूँ, तो ये सब चीजें भी फिर मन में आने लग जाती है। तो यही तो ट्रैप है, तो हम ट्रैप हो गए, तो वही उससे बचना है अपने को। तो क्रिटिकल थिंकिंग, सिक्स्थ सेंस अपने को ओपन रखना है। एंड इसके अलावा और क्या इसमें हानि पहुंच सकती है? लिमिटिंग एक्सपोजर टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अच्छी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? क्रिटिक्स। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये है ना कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव शुड बी देयर। यूपीएससी भी यही चाहता है। आप जैसे यूपीएससी, लाइक यू आर फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, तो यूपीएससी भी यही चाहता है कि आप एक मत में ना रहो। यू शुड बी होलिस्टिक, डाइवर्स पर्सपेक्टिव वी शुड हैव। कोई भी हम टॉपिक एनालाइज कर रहे हैं 360 डिग्री, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। एंड डेमोक्रेसी भी यही चाहती है कि भाई सब तरीके के लोग होने चाहिए, क्रिटिक्स भी होने चाहिए, क्योंकि क्रिटिक्स ही तो भाई, हर कोई परफेक्ट नहीं है। आज मोदी जी भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी से गलती हो सकती है ना, या उनकी जो टीम है उनसे भी गलतियां हो सकती है। तो देर इज अ नीड फॉर क्रिटिक इन डेमोक्रेसी। क्रिटिक्स को भी रेस्पेक्ट देना चाहिए। अब अगर कोई मोदी जी के खिलाफ कुछ भी कह दे, लॉजिकल बात कर रहा है, तो भी लोग क्या कहते हैं कि चढ़ जाते, लाइक दे बिकम एंग्री। सो दैट इज नॉट द वे, दैट इज रॉन्ग। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि भाई लॉजिकल डिस्कशंस आप करो, लॉजिकल डिबेट्स करो, डाइवर्स पर्सपेक्टिव होना चाहिए। एंड ये जो एको चेम्बर है, ये इस डाइवर्स पर्सपेक्टिव को लिमिट कर रहे हैं। And आप देखो ना, गोदी मीडिया अगर कहते हैं तो किसी वजह से कहते हैं ना, वो एक एको चेम्बर का काम कर रहा है, जहाँ पे वो सिर्फ तारीफें ही तारीफें कर रहा है। अब सरकार कुछ गलत भी करती है, अब सरकार ने पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस इतने बढ़ा दिए, कोई भी मीडिया हाउस उसको सही से कवर नहीं कर रहा है। एको चेम्बर आप एक फॉल्स बिलीफ वो क्रिएट कर रहा है, उससे स्टूडेंट्स का ही तो नुकसान हो रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स का कैसे नुकसान हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। मैंने कितना अच्छा आपको तर्क दिया, रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूल प्राइसेस एंड जॉब। ये फैक्ट है, ये ग्राउंड रियलिटी है कि अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे क्या होगा? फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ेंगे ना, पक्की बात है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो आपको दिख रहा है भाई, मैं भी अपने ग्रॉसरी, लाइक जो भी है राशन पानी का खरीदता हूँ, जहां मैं 3-4 साल पहले खरीदता था और अभी खरीदता हूँ, मुझे साफ साफ अंतर दिखता है। पहले 1,000 रुपए में कितनी सारी चीजें आ जाती थी, अब तो पता लगता है कि 1,000 रुपए में कुछ आता ही नहीं है। महंगाई बहुत बड़ी है, ये आपके सामने की बात है, मैं कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं कर रहा हूँ। महंगाई बड़ी है भाई, जब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़े, फ्यूल प्राइसेस इतने बढ़ गए। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से फूड प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बढ़ता है, क्योंकि भाई फूड प्रोसेस करने के लिए भी तो एन नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो कहीं दूसरी जगह से ही आते हैं ना। रॉ मटेरियल्स पैदा तो होते नहीं है, तो वो उसका कॉस्ट बढ़ता है। छोटे छोटे जो कॉस्ट है, ये एडअप होके
एमआरपी जो चीज पहले 70 रुपए की थी अब वो 140 रुपए की मिलती है। ये एकदम सत्य बात है। आप दालों के प्राइस आप देखो कितने बढ़ गए। इसीलिए बढ़ेगी ना क्योंकि दाल, भाई ऐसा तो है नहीं कि मेरे घर की खेत खेत में उग रही है, कहीं से आती है वो। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ते हैं, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डिमांड घटती है। ये एकदम फैक्ट है। डिमांड को घटना है ना, डिमांड जब घटेगी तो प्रोडक्शन घटेगा, जब प्रोडक्शन घटेगा तो छटनी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं, देखो आपके साथ क्या हो रहा है। तो इसीलिए बिकम क्रिटिकली इवेल्युएट करो चीजों को, क्रिटिकली इवेल्युएट करो एंड पुट द राइट क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट कि भैया आपने फ्यूल प्राइसेस किस आधार पे बढ़ाए, तो 3 साल तक आपने किस हद से बढ़ा दिए। एक तरफ तो आप कहते हो कि हम सस्ते रेट में तेल खरीद रहे हैं, आपने ये बहुत इलीगल काम है। लाइक ये एक तरीके से बहुत ना इंसाफी वाला काम है ना, क्योंकि रोजगार पे असर पड़ रहा है, इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, भारत की जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें अपने को इवेलुएट करनी है। तो एको चेम्बर्स, अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है वो डिस्कस करते हैं। अब ये तो हम मानते हैं कि ठीक है भैया, ये तो प्रैक्टिकली मैंने अनुभव भी किया है कि एल्गोरिथमिक बाइसेस एंड एको चेम्बर्स एग्जिस्ट करते हैं आज के भारत में। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इसका एक सबसे अच्छा वे फॉरवर्ड जो हमारे हाथ में है, दैट इज प्रमोटिंग एमआईएल, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। अब जब मैं ये करूंगा तो इससे होगा क्या कि लोग एवे ही कंटेंट कंज्यूम नहीं करेंगे, वो इवेल्युएट करेंगे। जब वो इवेल्युएट करेंगे तो वो ये पाएंगे कि भैया अगर कोई 2.5 लाख रुपए का पर्स कैरी कर रहा है तो आप ये क्यों नहीं देखते कि वो पर्स की क्वालिटी अच्छी है, उसके अंदर जो वो सामान रख रहे हैं वो सेंसिटिव सामान हो सकता है ना, अच्छी क्वालिटी है, लॉन्ग लास्टिंग है वो 5 साल 10 साल तक चलेगा, इजी टू कैरी है ना। कितने सारे फैक्टर्स होंगे। तो हम जो क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे तो हम वैल्यू फॉर मनी की बात करेंगे कि अगर वो 2.5 लाख रुपए की चीज खरीद रहा है तो उस 2.5 लाख रुपए की चीज में वो फैसिलिटीज भी तो है। अगर कोई आज बीएमडब्ल्यू परचेज करता है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लोगों की वजह से परचेज कर रहा है या बीएमडब्ल्यू नाम की वजह से भी, उसमें उसको एक अलग लेवल की लग्जरी मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है, फैसिलिटीज मिल रहा है, इसलिए तो परचेज कर रहा है वो उतना पैसे देके। दैट इज द आइडिया। तो मीडिया जब लिटरेसी होगी तो हम क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, तो जब हम भी फिर रेस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएट करेंगे, हम लोग फिर टांग खींचेंगे जो लोग फॉल्स प्रोपागेंडा क्रिएट कर रहे हैं, हम उनको एक्सपोज करेंगे कि हम लोगों को जागृत करेंगे कि भैया इनको आप अनफॉलो करो, ये गंद फैला रहे हैं, ये गलत बातें कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं क्रिटिकली इवेल्युएट करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। और वही मैं अगर आंख बंद करके कंटेंट कंज्यूम करूंगा अंधभक्त बन के तो फिर गड़बड़ है। सो दिस इज वॉज द चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड विच वी डिस्कस। एंड ये बहुत इतना अच्छा पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है फॉर यूपीएससी एग्जाम, जो भी आप आंसर राइटिंग करोगे तो कितना अच्छा ये पॉइंट है। और ये ग्राउंड रियलिटी की बात मैंने आपसे करी है, एल्गोरिथमिक बायस एंड एको चेम्बर्स। अगला जो चैलेंज है दैट इज ऑनलाइन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जब भी मैं डिजिटल मीडिया की बात करता हूँ तो ऑनलाइन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में साइबर बुलिंग, अब किसी को अगर निशाना बना दिया तो बस फिर उसकी वाट लगा दी। फॉर एग्जाम्पल जैसे राहुल गांधी हैं, उनके खिलाफ काफी अटैक करेगा लाइक पप्पू पप्पू एंड ऑल दैट, है ना। ये तो आपने देखा, कितने सारे मीम्स देखे। एंड वो कुछ भी करते हैं तो उनपे साइबर बुलिंग करा गया। ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने, ऐसे और भी आपको एग्जांपल्स मिल सकते हैं। तो दैट इज द आइडिया। हैरेसमेंट, अरे जया किशोरी जी का भी तो एग्जांपल एक तरीके से साइबर बुलिंग वाला ही है, जहाँ पे की जो एको चेम्बर्स हैं उन्होंने कुछ सेट ऑफ क्रिएटर्स उन्होंने टारगेट कर दिया, एक तरीके से साइबर बुलिंग कर दिया ना। उनकी भी बेइज्जती कर दी कि भैया आप कथावाचक हो के 2.5-3 लाख रुपए का बैग कैसे कैरी कर रहे हो, छोटी सोच वाले ये क्रिएटर जो जिसने भी साइबर बुलिंग किया है, आप जरूर उनको आइडेंटिफाई करो एंड उनको आप कहो, कमेंट करो या उनको आइडेंटिफाई करो एंड उनको उनके कंटेंट को वॉच करो कि कैसे वो गंद फैला रहे हैं भारत में, है ना। छोटी सोच वाले हैं वो, जो कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव की बात ही नहीं करना चाह रहे, लिमिटिंग बिलीव्स। तो साइबर बुलिंग, हैरेसमेंट, ये सारी चीजें होती है। एंड प्राइवेसी वायलेशन भी हो जाता है कभी कभी। प्राइवेसी वायलेशन में जैसे कि कुछ सीक्रेटली कुछ इंफॉर्मेशन चोरी कर लिया या कुछ रिकॉर्ड करके एक्सपोज कर दिया, दैट इज प्राइवेसी वायलेशन।
अरे प्राइवेसी वायलेशन का सबसे अच्छे एग्जांपल्स अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक दो साल पहले SSR सुशांत सिंह राजपूत का जो केस चला था, या और भी उसके बाद जो केस चले, ये जो मीडिया हाउसेस थे, ये पूरी की पूरी व्हाट्सएप हिस्ट्री लेके आ जाते थे। आपने जरूर देखा होगा। ये जितने भी पॉपुलर मीडिया हाउसेस है भारत में, ये सब के सब व्हाट्सएप हिस्ट्री लेके आ जाते थे। जो भी एलिज्ड है, जिसने क्राइम किया, जिसपे आरोप है कि इसने क्राइम किया है, या ही इज इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ दैट क्राइम, उसकी वो हिस्ट्री लेके आ जाते थे भैया। अगर वो एलिज्ड है, पुलिस कस्टडी में अगर वो है, तो उसका जो फोन है वो जब्त हो चुका है, वो उसका फोन पुलिस के पास है, तो मीडिया हाउस के पास वो फोन कहाँ से आ गया? तो यही तो ये नैरेटिव ना, तो ये पूरा मिली भगत। तो वो पहले तो वो फोन पता नहीं कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, फिर वो पूरा डेटा उनको कहाँ से मिल रहा है, या कोई उनको दे रहा है ला ला के पेन ड्राइव से कि भैया तुम इसको चलाओ, उसको चलाओ। पता नहीं, वो ना वो बिल्कुल हो सकता है भैया, क्योंकि मीडिया हाउसेस के पास कैसे, मैं क्रिटिकली इवेलुएट कर रहा हूँ, हाउ मीडिया हाउसेस कैन गेट एक्सेस टू दैट फोन इफ दैट alleged is under the police custody and the phone is under the police custody. How they are able to access the WhatsApp history? It's not possible. So who is giving that pen drive? पूछता है भारत, हु इज गिविंग दैट पेन ड्राइव? है ना? तो ये सारी चीजें हैं, प्राइवेसी वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। उनपे बहुत आसानी से केस किया जा सकता है। तो जो एमिनेंट लॉयर्स हैं, दे कैन यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू सैक those media houses which are violating the like privacy of the alleged, who is still not guilty, who is still an alleged। उस पर आरोप लगा है, वो गिल्टी नहीं है। अब जैसे शाहरुख खान का जो बेटा है, उस पर आरोप ही तो लगा था। एंड जैसे समीर वानखड़े जो पिक्चर में आए थे, एनसीबी के जो ऑफिसर, क्या कहते हैं, जो क्रूज कॉड, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत पॉपुलर वो कंपनी है, वो उसका जो क्रूज है, बहुत बड़ा क्रूज है वो। और उसमें ये कहा जाता है कि कुछ सेलिब्रेशन था, पार्टी थी, एनसीबी ने सिर्फ इन पांच छह लड़कों को, उसमें एक दो लड़कियां भी थी, लाइक सिर्फ इनकी रेड करी। अरे भैया, और इनके पास कुछ ग्राम्स कहते हैं कि पाया गया। अगर इतना बड़ा क्रूज है, वहां पे फॉरेनर्स भी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग हैं, आपने, एनसीबी ने क्रूज को तो कुछ किया ही नहीं। ना तो आपने क्रूज को रुकवाया, या पार्टी रुकवाई, या सब लोगों की चेकिंग करी, कुछ नहीं किया। सिर्फ इन पांच छह लोगों को टारगेट कर दी। आप आए, आपको अच्छा किसी की खबरी ने खबर दी, आप गए और उनको सैक कर दिया। और आपने क्रूज को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, क्योंकि पार्टी चल रही थी, तो भैया पार्टी में और भी तो लोग होंगे। वो क्रूज में पता नहीं कहाँ कहाँ पे कितना सारा ड्रग्स वो उनको मिल जाता। एक अच्छा वो बस्ट कर देते, ड्रग बस्ट, उनको नैरेटिव क्रिएट करना था। तो यही सब हो रहा है ना, तो इसीलिए आपने को बहुत क्रिटिकली इवेलुएट करना है चीजों को। एंड वी हैव टू क्वेश्चन, लाइक इन द डेमोक्रेसी, हाउ such kind of events are happening, and interestingly nobody is questioning. That is what is concerning in a democracy. Why people are not questioning, that is concerning. तो ये सारी चीजें हैं। एंड उसका देखो, शाहरुख खान के बेटे का कितना साइबर बुलिंग हुआ, प्राइवेसी, जब तक वो कस्टडी में था बस उसी की खबर चलती थी, एंड बहुत उसको बदनाम भी किया गया। एंड ही स्टिल लाइक यंग किड, एंड उसकी क्या गलती भाई, अगर वो SRK का बेटा है? तो यही ना, ये जो साइबर बुलिंग, एक तरफ तो हम SRK करते हैं, लाइक लड़कियां उसकी फैन है या है, एक तरफ हम ये जो बुलिंग होती है तो हम चुपचाप रहते हैं। वी शुड कम इन सपोर्ट ना। अरे भाई, वो किसी का भी बेटा हो, ही इज अ यंगस्टर, या उसके साथ के जो उसके दोस्त है, दे ऑल आर यंगस्टर्स। अब एनसीबी ने बेचारे इन यंगस्टर्स को निशाना बना दिया, जहां पे कि उन्होंने पूरे क्रूज को तो इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। तो यहाँ पे तो मीडिया हाउसेस को, ऑफिसर्स को क्वेश्चन करना चाहिए ना, कि भैया आपने कैसी इन्वेस्टिगेशन किया। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें होती है। इट्स अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस, द साइबर बुलिंग, हैरेसमेंट एंड प्राइवेसी वायलेशंस। एंड इसकी वजह से होगा क्या, कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो मोह माया से दूर होने में यकीन रखते हैं, क्योंकि एक बार जब उसकी वाट लग गई, तो अब वो तो सोचता है कि भैया सब माया है, सब मोह माया है, अपने को इन सब से दूर रहना है।
डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल मीडिया, इसका वे फॉरवर्ड क्या है? जो साइबर बुलिंग है, हैरेसमेंट है, या प्राइवेसी वायलेशन है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है? उसका वे फॉरवर्ड है क्रिएटिंग अ सेफ एंड इंक्लूसिव ऑनलाइन एनवायरमेंट। तो देखो, सेफ एनवायरनमेंट में तो हम लोग ज्यादा रोल प्ले नहीं कर सकते, यहाँ पे तो सरकार को रोल प्ले करना पड़ेगा। एंड अभी जो भी हमारे आईटी मिनिस्टर हैं या जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उनसे अपने को प्रश्न करने होंगे कि भैया कैसे तो ये प्रोपागेंडा चल रहा है। हम तो जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, हम पूरे सरकार से ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई मीडिया हाउसेस को पेन ड्राइव में कौन डेटा लाके देता है? जो व्हाट्सएप का प्राइवेसी का डेटा कौन लाके दे रहा है? बताओ, आप बताओ। है ना, ये सब अपने को सवाल पूछने पड़ेंगे उनसे। जो साइबर बुलिंग हो रही है, जैसे जो जया किशोरी जी को टारगेट किया गया, कुछ सेट ऑफ यूट्यूबर्स, उन पे क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करी जा रही? साइबर बुलिंग, है ना, ये सारी चीजें हैं हमारे सामने। तो सेफ तो वो तो सरकार करेगी जो करेगी, उनके पास पावर है, दे कैन डू। व्हाट वी कैन डू इज इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हम कर सकते हैं। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? डाइवर्स पर्सपेक्टिव। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का मतलब हर प्रकार के लोगों को ऐड करो। अभी मैं एक ओपन क्रिटिक हूँ, मैं क्रिटिकली चीजों को इवेलुएट करके मैं खुले आम आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। मैं एक नया आयाम आपके सामने रख रहा हूँ, कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आपका क्या कहते हैं, आपको वेकअप कर रहा हूँ, अवेकन कर रहा हूँ। दैट इज द डाइवर्स पर्सपेक्टिव। So we should have that diverse perspective. We should have good critics. We should have critics. We should critically analyze the things. That is democracy. Democracy is not just praising. We should praise. We should support. We should support our leader. We should praise them. But we should also be a very good critic with the intention कि हम अच्छे से अच्छा अचीव करें। अगला जो इम्पोर्टेंट चैलेंज है हमारे सामने। अच्छा, तो अगर हम ये सारी चीजें करेंगे, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो ये जो साइबर बुलिंग होगा, ये थोड़ा सा कंट्रोल होगा। ये कंट्रोल कैसे होगा? क्योंकि अगर कोई टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, तो हम ये बताएंगे कि ये गलत है, ये साइबर बुलिंग कर रहा है। हम अच्छी चीजें भी प्रमोट करेंगे ना। जैसे अब जया किशोरी जी का मैंने एग्जांपल दिया, एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि मोह माया, एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि लग्जरी। लग्जरी भी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फैसिलिटी। मैं तो फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ कि भैया अगर मैं 1.5 लाख रुपए दे के कोई पर्स खरीद रहा हूँ, तो मैं फैसिलिटी को सीख कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग लास्टिंग देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि उसका जो मटेरियल है वो बहुत कंफर्टेबल टू कैरी है, इट्स लॉन्ग लास्टिंग, इट्स वेरी लाइट वेट, एंड आई कैन कैरी सेंसिटिव मटेरियल्स इन इट। then what's the problem if I'm carrying a 1.5 lakh purse? It's a diverse perspective which I am bringing in. Automatically उनकी बोलती बंद हो जाएगी जो लोग बुलिंग कर रहे हैं। So in this way we can create a safe environment, and that is what we have to do. And why we have to do this? Because we can see in our history, like अगर हम कुछ अपना देखें, तो जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में जो पाकिस्तान है या जो दुबई है, इसका बहुत गंदा इन्फ्लुएंस है आज भी। काफी सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो पिक्चरें बनाते हैं, दो दो नंबर का पैसा है, यूएई या फिर जो पाकिस्तान, वो वहां पे फंडिंग हो रही है उसकी, उससे उससे मूवी बना रहे हैं। भाई, 2 नंबर का पैसा है, उसको क्या करें? उसको मेन स्ट्रीम में तो फ्लोट नहीं कर सकते, नहीं तो पकड़े जाएंगे, है ना। लेकिन वो भी पैसा बहुत बड़े नंबर में है, लाइक भारी मात्रा में वो पैसा है, उसको मेन स्ट्रीम में फ्लोट तो कर नहीं सकते हैं, ट्रैक हो जाएगा वो, खाते से खाता ट्रांसफर हो नहीं सकता है। वो उसको निवेश करते हैं। तो एक अच्छा निवेश है भाई, मूवी बना दो। तो मूवी में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको वहां से फंडिंग मिलती है, मूवी फिर पैसा कमाती है, पैसे से पैसा बनाते हैं। अब ये सारी चीजें वो यूट्यूब में भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि भाई जो अंडरवर्ल्ड है या जो दुबई वगैरह है, हर ऐसा काम जहां से पैसा बन सकता है, इलीगल, इलीगल मनी, वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें तो मैं कोई नई बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं ये सारी चीजें, घटनाएं। और 1990s में तो इतना ज्यादा उनका खौफ था कि मुंबई में तो दिन दहाड़े शूटआउट्स होते थे, एंड उनकी गैंग्स चलती थी। तो अभी भी बॉलीवुड वगैरह में तो इन्फ्लुएंस है, एंड यूट्यूब में भी इनका इन्फ्लुएंस है, तो जो भी ये जो गैंग्स ऑपरेट करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। हमको भी कंटेंट क्रिएशन में पार्टिसिपेट करना है विद अ डाइवर्स पर्सपेक्टिव। डाइवर्स पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट अगर ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, तो हम एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करें। एंड नेक्स्ट चैलेंज, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट है
कि जब बहुत सारे अगर कंटेंट क्रिएटर्स पिक्चर में आ गए, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो सेम टॉपिक पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे या हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये भी एक हानिकारक है। हानिकारक इसीलिए है क्योंकि इसमें फिर अच्छी चीज हो सकता है दब जाए, अच्छी चीज जो अच्छा क्वालिटी कंटेंट हो सकता है वो दब जाए। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, तो यहाँ पे इसका वे अराउंड क्या है इंफॉर्मेशन ओवरलोड का? वी शुड डेवलप स्किल्स टू इफेक्टिवली नेविगेट द डिजिटल स्पेस। तो हमको बहुत इफेक्टिवली नेविगेट करना है जो डिजिटल स्पेस है। ऐसा नहीं कि अरे ही जो भी कंटेंट आ रहा है बस आंख बंद करके कंज्यूम करते गए। आपको लग रहा है कि भाई वो जो भी कंटेंट है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो बिल्कुल भी उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। और जो अच्छा है उसको एक्नॉलेज करना है। जब अच्छी चीज को आप एक्नॉलेज करोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें टॉप लेवल पे रहेंगी, और अपने आप जो चीजें सही अच्छी क्वालिटी की नहीं है वो फिल्टर डाउन हो जाएगी। तो ऑलवेज एक्नॉलेज द गुड। और गुड भी ऐसा नहीं कि बस नाम देख के कि अच्छा ये एक टॉप कंपनी का है, नहीं। हो सकता है कंपनी टॉप की है बट जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है वो भी तो टॉप का होना चाहिए। कंपनी हो सकता है एक बहुत बड़ी ब्रांड है, बट जो कंटेंट जो डिलीवर कर रहा है उसकी क्वालिटी आपको देखनी है ना। कंपनी से कितनी भी बड़ी ब्रांड, उससे आपको क्या मतलब? जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है उसकी क्वालिटी अगर आपको सही लगी कि हाँ भाई वो जो बोल रहा है सही है, आपने इवेलुएट किया, तब आप उसको सपोर्ट करो, उसको एक्नॉलेज करो। वरना डोंट सपोर्ट, डोंट एक्नॉलेज। तो हमने काफी डिटेल में सारे चैलेंजेस डिस्कस किए एंड उसके वे फॉरवर्ड्स भी देखे। मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, डिजिटल डिवाइड, एल्गोरिथमिक बायस एंड एको चेम्बर्स, ऑनलाइन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन ओवर। अब हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मतलब अगर मैं जो ये आपका क्या कहते हैं MIL है, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इसको अगर मैं प्रमोट करता हूँ तो मुझे क्या फायदे मिल सकते हैं? दैट इज द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं MIL को प्रमोट करता हूँ तो हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो प्रमोटिंग MIL, MIL मीन्स मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, एम्पावर सिटीजन्स। देखो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वो जो स्किल्स है उससे डेफिनेटली सिटीजन्स एम्पावर हो सकती है। अगर सिटीजन्स एम्पावर हो जाते हैं तो क्या फायदा मिलेगा? डेमोक्रेसी आपकी स्ट्रांग होगी। तो अगर सिटीजन्स एम्पावर होते हैं तो सो सिटीजन्स विल बी एम्पावर्ड टू, क्या उनको एम्पावरमेंट मिलेगी वो पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर उसका बेनिफिट। तो सिटीजन्स विल बी एबल टू critically analyze information, so important it is. So citizens will be empowered to critically analyze the information. Citizens will be empowered to participate in informed public discourse. वही जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव की मैंने बात करी थी, जो आम आदमी है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है इन द कंटेंट क्रिएशन इन अ रेस्पॉन्सिबल मैनर। हिज ओपिनियन विच विल बी अ नेचुरल ओपिनियन, highly unbiased, no biasness will be there, a genuine opinion, and citizens will be empowered to hold institutions accountable, and this is so important. अब इसका मतलब ये है कि हम लोग क्लास लगा पाएंगे सरकार की, इंस्टीट्यूशंस की। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना, जो मीडिया हाउसेस थे, हमने उनके सामने राइट क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड किए कि भाई पेन ड्राइव में डेटा आपको कौन दे रहा है? इट्स अ राइट क्वेश्चन वी आर पुटिंग फ्रंट ऑफ देम। या हम सरकार से राइट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि भाई आप कहते हो कि हमने सस्ते रेट में रशिया से तेल परचेज किया, तो आपने 3 साल से इतने ज्यादा प्राइस आप कैसे आपने फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए, रिकॉर्ड हाइट्स। इतने महंगे फ्यूल प्राइसेस भारत में कभी नहीं थे। सो वी आर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, वी आर होल्डिंग इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल बिकॉज वी आर एम्पावर्ड, बिकॉज वी आर क्रिटिकली इवेल्युएटिंग द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू अस। सामने जो भी बोल रहा है मैं सोच रहा हूँ, मैं उसका एनालाइज कर रहा हूँ कि भैया वो क्या कह रहा है। मैं ऐसे ही कंज्यूम नहीं कर रहा कंटेंट। दैट इज व्हाट आई एम, इफ आई एम एम्पावरिंग, I will be asking the right question as an empowered citizen. I will be asking the right questions in front of the system, in front of the institutions, and I will hold them accountable. That is what is the power of MIL. Next opportunity, bridging the digital divide. ये हमने ऑलरेडी देखा था वे फॉरवर्ड में, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। तो देखो बेसिकली हम डिजिटल डिवाइड को कैसे ब्रिज कर सकते हैं? अगर मैं MIL को सही तरीके से प्रमोट करूंगा, ये जो स्किल्स है, तो होगा क्या? जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनको ये जब स्किल्स मिल जाएंगी कि कैसे
डिजिटल स्पेस को नेविगेट करना है, तो होगा क्या, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? वो लोग सही तरीके से डिजिटल स्पेस को नेविगेट करेंगे या इंफॉर्मेशन को सही तरीके से कंज्यूम करेंगे। इससे फायदा क्या मिलेगा? न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज दे विल गेट, लाइक दे विल बी एबल टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर देमसेल्व्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इंक्लूजन। अब ये कैसे अचीव होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर डिजिटल डिवाइड ब्रिज हो रहा है तो सोशल इंक्लूजन ऑलरेडी अचीव हो रहा है ना। अब एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जो लोग अगर सही तरीके से कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो जो क्वालिटी ऑफ नॉलेज है वो एनहेंस करेगा, तो उनका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा। एंड ये रोजगार में भी मदद करेगा ना, क्योंकि अगर वो सही तरीके से स्किल्स एक्यूब करेंगे, स्किल्स गैदर करेंगे बाय कंज्यूमिंग द राइट इंफॉर्मेशन, वो अपने आप को अपस्किल करेंगे। जब अपस्किल करेंगे तो फिर उनको रोजगार मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। प्रमोटिंग सोशल कोहेजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि भाई MIL से सोशल कोहेजन हम कैसे अचीव कर सकते हैं। लेट अस सपोज हमने लोगों को मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी की स्किल्स दे दी, हमने लोगों को कंटेंट कंज्यूम करना सिखा दिया, तो उससे सोशल कोहेजन हम कैसे अचीव करेंगे? वो हम ऐसे अचीव करेंगे कि अगर लोगों को वो स्किल्स आ गई तो लोग क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे इंफॉर्मेशन को, अडेप्ट करने से पहले, ग्रहण करने से पहले, है ना, क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे। तो वो लोग फॉल्स नैरेटिव में फंसेंगे नहीं, वो लोग भड़केंगे नहीं, वो लोग फालतू में दंगे फसाद नहीं करेंगे। दे विल बी स्मार्ट सिटीजन्स, दे विल बी अवेयर सिटीजन्स। कितना पावरफुल है ये! तो हेंस MIL कैन बी वेरी पावरफुल इन प्रमोटिंग सोशल कोहेजन। जहाँ पे कि हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, यूनिटी की हम बात करते हैं, वो यूनिटी हम अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन काउंटर द स्प्रेड ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड हेट स्पीच दैट कैन फ्यूअल सोशल डिविजन्स। इसका मैं शानदार एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है जो जया किशोरी जी का जो इंसिडेंट है, वही वो अपने को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया है ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए। क्योंकि देखो, जो लोग एको चेम्बर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग एक सोशल डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक जो उनके जो जया किशोरी जी के जो फॉलोवर्स हैं, वो उनके बीच में एक, लाइक क्या कहते हैं, हेटरेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई, तुम जिसको फॉलो कर रहे हो वो पैसे की लालची है, एंड वो अभी भी मोह माया में अटकी हुई है। ये एको चेम्बर्स कोशिश कर रहे हैं, हेट स्पीच एंड मिस इंफॉर्मेशन, और हम लोग उसको काउंटर कर रहे हैं। तो हम लोग उसको कैसे काउंटर कर रहे हैं? बाई गिविंग अ डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड क्रिटिकली इवेल्युएटेड राइट लॉजिक। तो बिकॉज हमारे पास वो स्किल है, हमारे पास वो MIL वाली स्किल है, तो हम क्रिटिकली चीजों को इवेल्युएट करके एक सही तर्क रख रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनकी हरकतें हैं एको चेम्बर्स के लोगों की, उसको हम काउंटर कर रहे हैं। एंड हम वी आर प्रमोटिंग द सोशल कोहेजन, वी आर प्रमोटिंग द सोशल कोहेजन। फिर अगला जो अपॉर्चुनिटी है, दैट इज एनहेंसिंग एजुकेशन। ये भी बहुत पावरफुल एक अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने। अगर हम MIL की स्किल्स को नॉर्मल जो भी करिकुलम है आपका स्कूल का करिकुलम, उसमें इंटीग्रेट कर देते हैं, तो उससे फायदा क्या होगा? अगर बचपन में ही स्टूडेंट्स सीख जाएं कंटेंट कैसे कंज्यूम करना है या डिजिटल स्पेस को कैसे नेविगेट करना है, तो ये उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आगे वो जो भी रिसर्च करेंगे या जो भी नॉलेज गैदर करेंगे, इट विल बी लाइक अ गुड क्वालिटी एंड इट विल हेल्प देम अ लॉट। So it's an opportunity in front of us. We can enhance the education, integrating, and सबसे बड़ी बात है कि वो जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल, अवेयर, एम्पावर्ड सिटीजन्स बनेंगे। एंड empowered citizens is very important for India, like for a strong democracy. Integrating MIL into the education system, this is very important. और अगर हम ये एक्टिविटी करते हैं तो इससे अपने को लाभ क्या मिलेगा? Students, we can equip students with skills needed to navigate the digital world responsibly and effectively. This is very important. अच्छा, इससे अपने को फायदा क्या मिलेगा? अगर हम ये इंटीग्रेट कर देते हैं तो एक तो फायदा ये मिलेगा कि स्टूडेंट्स विल बी equipped with the skills which are needed to navigate the digital world responsibly and effectively. इसके साथ साथ
इट विल एनहेंस लर्निंग आउटकम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट के जो लर्निंग आउटकम्स होंगे वो एनहेंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भाई सही तरीके से कंटेंट कंज्यूम करेंगे। आज भाई 8वीं क्लास का भी जो स्टूडेंट है वो भी ऑनलाइन ही पढ़ पढ़ के तैयारी कर रहा है। लाइक ही हैज बिकम सो लेजी, ही डज नॉट वांट टू रीड एनी बुक। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि जो हमारा जो यंग इंडिया है वो बुक्स नहीं पढ़ना चाह रहा है। एंड अगर वो बुक्स नहीं पढ़ेगा तो फिर वो एम्पावर कैसे होगा? क्योंकि भाई वीडियो से कितना आप सीख लोगे? भाई वीडियो का मतलब क्या है कि आप जो एजुकेटर है उस पर डिपेंडेंट हो। कब तक आप डिपेंडेंट रहोगे? अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स पे कुछ रिसर्च करना है और भाई कोई आपको ढंग का एजुकेटर नहीं मिल रहा है तो आप स्टक हो गए। तो सेल्फ स्टडी इज अ स्किल। एंड इट्स आवर रिक्वेस्ट, हम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी अपने सर्कल में जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करो कि प्लीज आप अपने जो भी आपका चाइल्ड है उसको मोटिवेट करो, उसको एम्पावर करो कि वो सेल्फ स्टडी करे। एंड दिस MIL, इससे अपने को एक और क्या फायदा मिलेगा? लर्निंग आउटकम एनहांस होगा, इसके साथ साथ इट विल प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी। तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स होंगे दे विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी। क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और नई नई चीजें आ रही हैं। अब तो जनरेटिव AI आ गया, डेटा साइंस है ना? मतलब टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा इवोल्यूशन अपने को देखने को मिल रहा है। अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें उसमें कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट्स के सामने बहुत चैलेंजेस हैं। बट अगर हम MIL को इंटीग्रेट करते हैं करिकुलम में, एजुकेशन सिस्टम में, तो स्टूडेंट्स को कंटेंट कंज्यूम करना आएगा। दे विल बी एबल टू effectively and responsibly navigate the digital world. They will be consuming the right content needed, and it will help them in their career. अगला जो अपॉर्चुनिटी है अपने सामने, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन। दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि हमने MIL, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाली जो स्किल्स हैं, अगर हम उसको प्रमोट करते हैं तो उससे अपने को इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी। एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि आप सोचो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। एंड इनोवेशन, हमको मतलब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ मीडिया लिटरेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ? अगर लोग सही तरीके से कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ अपने को मिलेगी, इनोवेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। अगर लोग सही तरीके से MIL की स्किल्स को एक्यूब करेंगे तो इट विल फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि आज जो भी एंटरप्रेन्योर है वो भी तो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। भाई उसको भी तो 10 चीजें जाननी है, करंट इवेंट्स की जानकारी वो ले रहा है, मार्केट रिसर्च वो कर रहा है, वो नीडेड स्किल्स एक्वायर कर रहा है। अगर वो सही तरीके से कंटेंट कंज्यूम करेगा, मार्केट रिसर्च वो सही तरीके से करेगा, अगर उसके पास ये MIL की स्किल्स अगर है, तो पक्की बात है कि वो जो भी अपना एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, ही विल बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, ही विल एस इन दैट। एंड इस जिससे क्या होगा कि अगर अच्छे एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे तो देश के लिए फायदा है ना। वो अच्छा करेंगे, वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, GDP बढ़ेगी देश की, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी। तो दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। प्रमोटिंग डिजिटल स्किल्स एंड एनेबलिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल, अगर हम सही तरीके से कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो हम भी फिर रेस्पॉन्सिबल तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे एंड इनोवेशन भी करेंगे। एंड it will enable citizens to participate in the digital economy as well. So these are the benefits or opportunities. To be precise, these are the opportunities. तो अगर मैं मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी को प्रमोट करता हूँ, स्किल्स को प्रमोट करता हूँ, एंड व्हाट आर दो स्किल्स? आइडेंटिफाई, पहले आप आइडेंटिफाई करो कि भाई क्या इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हो, या व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशनल रिक्वायरमेंट्स, बी स्पेसिफिक इन दैट, then find that information, then evaluate whatever you have found, then apply that knowledge, and then acknowledge the source. अगर ये हम स्किल्स को प्रमोट करते हैं तो सिटीजन्स विल एम्पावर, और सिटीजन्स अगर एम्पावर हो गए तो डेमोक्रेसी विल बी अपहोल्ड,
एंड हम सही तरीके से देश को चला पाए, क्योंकि देश आज डेमोक्रेसी में सिटीजन्स देश को चला रहे हैं। आप कहोगे कि भाई पावर तो पॉलिटिशियंस के पास है, पावर तो लीडर्स के पास है, तो सिटीजन कैसे देश चला रहे हैं? तो सिटीजन्स के पास ज्यादा पावर है ना। अगर उनको लगता है कि कोई लीडर सही नहीं कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो बिल्कुल वो उसको सही ट्रैक पे ला सकते हैं। सिटीजन्स हैव द पावर। ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, हम डिजिटल डिवाइड को ब्रिज कर सकते हैं, हम सोशल यूनिटी को प्रमोट कर सकते हैं बाय काउंटरिंग द स्प्रेड ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड हेट स्पीचेस। एंड हम एजुकेशन को एनहांस कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा यंग इंडिया है, स्टूडेंट्स हैं, दे विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग चैलेंजेस, दे विल एनहांस देयर लर्निंग आउटकम्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन को हम अचीव कर सकते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया। अब मैं कुछ और पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, देन वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर। तो अब अगर मैं स्ट्रैटेजीज की बात करूं, हाउ वी कैन प्रमोट दिस MIL स्किल्स, क्या हम तरीका अपना सकते हैं टू प्रमोट? तो एक तरीका तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जो MIL स्किल्स है, इसको हम एजुकेशन का जो करिकुलम है या एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंटीग्रेट कर दें, जहाँ पे कि जो प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन है या जो सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज, वहाँ पे जो भी उनका करिकुलम है वहाँ पे हम MIL को इंटीग्रेट कर दें। ये एक तरीका है टू स्प्रेड दिस स्किल, टू स्प्रेड द अवेयरनेस। दूसरा है कम्युनिटी बेस्ड इंसेंटिव्स, सॉरी कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स। तो कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स में हम क्या कर सकते हैं? हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं। लाइक हम प्राइवेट लेवल पे MIL स्किल्स की ट्रेनिंग्स करा सकते हैं, हम कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और हम कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी चला सकते हैं। एंड वी कैन कोलैबोरेट विद मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। एंड हम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके कुछ कैंपेन चला सकते हैं, जिसमें कि वी विल मोटिवेट देम टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म एंड मीडिया एथिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस अभी युग में हम लोग हैं, लाइक द डिजिटल मीडिया, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट्स अनफॉर्चुनेट दैट जिस समिट में जो वो सीनियर क्या कहते हैं मिनिस्टर्स ऐसी बातें करते हैं कि भाई हम सस्ते रेट में रशिया से तेल परचेज कर रहे हैं, एंड वो कहते हैं कि यूरोप को कोई हक नहीं है इंटरफेयर करने का, हमारी मर्जी, हमारा पैसा, हमको जहां से मर्जी वहां से हम तेल खरीदें। तो जो रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म फिर ये कहता है कि आप उस मिनिस्टर से ये क्वेश्चन पूछो कि भाई आपने फ्यूल प्राइसेस इतने बढ़ा कैसे दिए? अगर आप सस्ते रेट में खरीद रहे हो तो देश में फ्यूल प्राइसेस कम होने चाहिए, 2 गुने हो गए। जहां 70 रुपए का पहले था वो 140 का हो गया, अभी भी 100, 105 ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है। ऐसा कैसे आपने कर दिया? दिस इनजस्टिस, वी शुड सीक आंसर फॉर दैट। एंड हमारे जो क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहती है कि भाई भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म आपसे ये प्रश्न पूछता है कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसकी करेंसी स्ट्रांग होती है। अनफॉर्चुनेटली भारत की करेंसी दिन पर दिन वीक होती जा रही है। अब तो सुनने में आ रहा है कि 90 रुपीज विल बी इक्वल टू $1, जहां पहले 60 रुपए, 60 रुपीज इज इक्वल टू $1 हुआ करता था, या 70 रुपए इज इक्वल टू $1, वो 80 रुपीज हो गया। और अब ये कहने में आ रहा है कि 90 रुपीज हो जाएगा। तो रुपया वीक होता जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में वीक रुपया इज नॉट पॉसिबल। एंड बीइंग अ स्कॉलर, बीइंग इनटू दिस रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म एंड दिस मीडिया एथिक्स, ये एक बिल्कुल फैक्ट है। ये तो आप 10 लोगों से क्रॉस चेक कर लो, आप खुद ही इकोनॉमिक के स्कॉलर हो भाई, आप एस्पिरेंट्स हो, आप तो पढ़ाई करते हो ना इकोनॉमिक्स की। आपके सामने की बात है कि जब भी फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, और जब डिमांड कम होती है तो प्रोडक्शन तो कम होगा ना भाई। सरप्लस में कौन बनाएगा, कौन लॉस बुक करना चाहेगा? और जब डिमांड प्रोडक्शन कम होगा तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होगी उसको कम प्रॉफिट्स मिलेंगे, और जब कम प्रॉफिट मिलेगा तो उसको कॉस्ट कटिंग करना होगा, और कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो छटनी करेगा, और जब छटनी करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उस घर के अंदर
एक सदमा लगेगा एंड फर्दर डिमांड कम हो जाएगी। अरे भाई, रोजगार नहीं है, वो और अपनी पॉकेट टाइट करेगा और डिमांड कम होगी, ऐसे डिमांड और कम होगी और प्रोडक्शन कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दिस इज अ विशियस साइकिल एंड अनफॉर्चुनेटली 2022 से लेकर 2024 तक हम इस विशियस साइकिल में लिपटे हुए हैं। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश का तो भट्टा बैठ जाएगा। ये और अभी ये जो भी रिपोर्ट आ रही है, लेबर रिपोर्ट, रिकॉर्ड लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ऑपोजिशन पार्टी वाले ये कहते हैं कि अगर कोई भी सरकारी क्लर्क की नौकरी निकलती है तो उसमें 30 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। बड़े बड़े इंजीनियर्स, एमबीए के लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं। अगर 30 लाख लोग या 20 लाख लोग एक एक नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये तो एक बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है। ये सब चीजें हैं हमारे सामने। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने काफी डिटेल में समझा मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इसका मतलब क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हमने डिजिटल मीडिया जो कि एक नया रूप ले चुका है आज के टाइम पे, जहाँ पे कि हमारे पास यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे कोई भी खबर आग जैसे वायरल हो सकती है। उन प्लेटफॉर्म्स में एंड हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब तो पिक्चर में आ गया है। तो ये सारा जो इवोल्यूशन हुआ है, डेफिनेटली इससे बेनिफिट तो मिला ही है। बेनिफिट तो ये मिला है ना कि आज हर कोई कंटेंट क्रिएट कर सकता है एट जीरो कॉस्ट। हर कोई कंटेंट क्रिएट कर सकता है, एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी। बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन। तो हमने क्रिटिकली बहुत अच्छे से इसको एनालाइज किया। क्या आपने को लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ अस फॉर द गवर्नमेंट। तो ये सब हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एक्नॉलेज, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज एक्नॉलेज, दैट इज वन ऑफ द पिलर ऑफ दैट डिजिटल मीडिया लिटरेसी skill. Acknowledge the right source so that people can get benefited, so that we can overpower the fake narratives, the scamsters. Let us overpower them with the right content, with the right analysis, with the genuine content. Do comment your feedbacks and suggestions if you have any, and do like this video. And thanks for your precious time. Thanks for watching.